हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर किन्हें माना जाता है, उनकी किन चीज़ों से सुरक्षा की जाती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद इसमें कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं, अगर हुए हैं तो वे बदलाव क्या हैं और कब किए गए, प्रेजेंटली उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्रावधान हैं, क्या स्टेटस है, यही एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन कंज्यूमर की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले कंज्यूमर कौन होंगे, इसके बारे में आर्टिकल 2 सब क्लोज 1 का डी ये कहता है कि कंज्यूमर या उपभोक्ता वह व्यक्ति होगा जो मूल्य देकर कोई वस्तु खरीदता है या किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करता है। जो व्यापार के उद्देश्य से ऐसा करते हैं उनको कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। पर हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उद्देश्य से ऐसा करे तो उसे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता माना जाएगा। और जब कभी किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाए तो उस मामले में उपभोक्ता का जो भी कानूनी उत्तराधिकारी होगा उसे उपभोक्ता का दर्जा दिया जाएगा। तो ये थी कंज्यूमर की डेफिनेशन। अब चलते हैं और देखते हैं कि कंज्यूमर को किस प्रकार की प्रोटेक्शन देता है, किन चीज़ों से प्रोटेक्शन की बात करता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रेताओं और उत्पादकों के अनुचित और कपटपूर्ण व्यवहार से उपभोक्ताओं की रक्षा की बात करता है ना। ये शोषण जो है वो कई तरीकों से, कई रूपों में हो सकता है। कैसे? जैसे वो चीज़ की क्वालिटी के बारे में गलत सूचनाएं दे, या गलत तौल बताए, या कम वजन की चीज़ें दे, या मिलावटी चीज़ें दे, घटिया किस्म की चीज़ें दे, या जो गारंटी की शर्तें हैं वो सही सही उपभोक्ताओं को ना बताए, उनसे छिपाए या उनका पालन ना करे। तो ये सारी चीज़ों से जो है ये उपभोक्ता के संरक्षण की बात करता है। ठीक है। तो सबसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन की टेक्निक्स हैं, है ना, जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो आपने जैसे देखा होगा कई बार आपको भ्रामक विज्ञापन दिखाए जाते हैं, है ना। कुछ एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन का यूज़ करके आपको दिखाया जाता है कि कोई वस्तु बेशक से आपके शरीर के लिए कितनी हानिकारक हो, उसे दिखाया जाता, इससे आप एकदम शक्तिमान बन जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। या कई बार आप देखेंगे कि आपको कुछ गिफ्ट या कम प्राइस में चीज़ बेचने की ऑफ़र चलाए जाते हैं, और उन ऑफ़र में जनरली जो है वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचे जाते हैं या कम क्वांटिटी में चीज़ मिलती है, या कई बार उनमें मिलावट कर दी जाती है। जैसे आप देखोगे घी में चर्बी की मिलावट मिलती है, या कई बार दवाइयों में या मिठाइयों में बहुत तरीके की मिलावट होती है। स्पेशली जब फेस्टिवल सीज़न होता है तो आपको मिठाइयों में भरमार मिलती है मिलावटों की। या कई बार आप देखते हैं कि कुछ चीज़ों के दाम जो है वो अचानक से आसमान छूने लगते हैं, क्योंकि उनकी कृत्रिम जो है वो कमी पैदा कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे कई बार जो ओनियन है या प्याज है उसकी कितनी कमी दिखाई जाती है मार्केट में, और फिर उसको ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखोगे कि कई बार डिफेक्टिव पैकिंग दे दी जाती है, या जनरली आपने शुरू शुरू में सुना होगा कि जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें किसी ने मोबाइल मंगवाया और उसमें कुछ ईंट पत्थर निकल आया, या इसी प्रकार से कोई गलत चीज़ निकल आती है, या आपकी सर्विस में नेग्लिजेंस होता है। जैसे आप देखोगे कि जो मरीज है उसका उपचार करते समय अगर डॉक्टर या कोई और किसी प्रकार की गलती कर देता है तो मरीज की जान चली जाती है। या आप देखते हो कि जो बिजली के बिल हैं या फ़ोन के बिल हैं वो बहुत कई कई लाख रुपए के भेज दिए जाते हैं, जबकि एक्चुअल बिल इतना नहीं होता है ना। या इसके अलावा आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर उपभोक्ता सामने वाले की शर्तों को ना माने तो
उपभोक्ता के पास एक ही चारा रहता है कि या तो वो सेवा ही ना ले, अगर ले तो वो सामने वाले की बात माने। जैसे आप देखो कि गैस के कनेक्शन है या बिजली है या पानी है या आपको रेल में यात्रा करनी है, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन करानी है, तो आपके पास एक ही चारा है, या तो आप रिजर्वेशन कराओ जितने पैसे में हो रही है या मिल रही है। अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलती है तो इसके लिए आप किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। या इसी प्रकार से आपको एयर टिकट कराना है ना, या बस की यात्रा करनी है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर उपभोक्ता शर्तों का पालन करे तो ही ठीक है, अन्यथा उसे या तो निम्न प्रकार की सेवाओं से काम चलाना पड़ता है या उसको सेवा ही नहीं मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इन्हीं शोषण से बचाने के लिए, इन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए ये जो कानून है वो 1986 में लाया गया था। अब देखते हैं कि ये जो कानून लाया गया, ये उपभोक्ताओं को कौन से अधिकार देता है या किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार उपलब्ध कराता है। इसमें सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, यानी आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। सुरक्षा किस चीज़ से? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नकली दवाइयाँ है ना, या मिलावटी वस्तुएं हैं, या कोई त्रुटिपूर्ण गैस का सिलेंडर दे गया, वो सिलेंडर आया आपने लगाया और फट गया, तो उसकी वजह से आपको जो नुकसान होता है, उस नुकसान से आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई आपको डिफेक्टिव चीज़, कोई मिलावटी चीज़ ना बेची जाए जिससे आपके स्वास्थ्य को खतरा हो। दूसरा ये आपको अधिकार देता है राइट टू चूज, यानी चुनने का अधिकार। यानी जब सारे लोगों को, जितने भी आपके विक्रेता हैं, उनको ये बोला जाएगा कि वो चीज़ों का सही माप तोल बताएं, सही किस्म बताएं, सही मूल्य बताएं, तभी तो एक उपभोक्ता कंपैरिजन करके अपने लिए बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट जो है वो चयन कर पाएगा, उसको चूज़ कर पाएगा। तो इस प्रकार से 1986 का ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये उपभोक्ता को चयन या पसंद का अधिकार देता है। तीसरा अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी सूचना प्राप्ति का अधिकार। सूचना किस चीज़ की? कि वो जो वस्तु या सेवा खरीद रहा है वो उसका किस्म क्या है, उसकी कितनी मात्रा में मिलेगी, उसको किस मूल्य पे मिलेगी, क्या वो प्योर है या प्योर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इस एक्ट के तहत दिया गया है। इसके अलावा है राइट टू बी हर्ड, यानी सुनवाई का अधिकार। अगर उपभोक्ता के हितों को प्रभावित किया जाता है या उसके साथ कोई धोखेबाजी होती है, तो ऐसे में ये जो कानून है वो कानून उपभोक्ता को उसकी शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी रूप से सुनवाई का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा ये राइट टू बी रिड्रेस्ड, यानी उपचार का अधिकार देता है। अनुचित व्यवहार या शोषण के विरुद्ध जब वो कानूनी संरक्षण मांगने जाता है, तो वास्तव में ये कानून उसे अधिकार देता है, उसे एक आश्वासन देता है कि आपकी जो खरीदी गई वस्तु या सेवा है, यदि वो उचित नहीं है, यदि वो संतोषजनक ढंग से आ, आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो आपको उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, यानी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और छठा अधिकार देता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सारी बातों की शिक्षा, उन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके लिए ज़रूरी है, जिनकी वजह से वो शोषण से बच सकता है, जिससे वो अपने अधिकारों, अपने दायित्वों का ठीक से प्रयोग कर सकता है। यानी एक तरीके से उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रति जागरूक करना भी इसमें शामिल है। जैसे आपने टीवी में एक बहुत फेमस ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ये कैंपेन जो चलाया गया या जिस प्रकार की ये एडवर्टीजमेंट की गई, ये बेसिकली आपके राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के तहत ही की गई है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके तहत व्यक्ति के डिस्प्यूट रेड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, किस प्रकार का मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया है। तो बेसिकली डिस्प्यूट पैदा ही तब होता है जब कंज्यूमर ने कोई चीज़, कोई वस्तु या सेवा खरीदी और उसको या तो वो डिफेक्टिव मिली या समय पे नहीं मिली, या मिली है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जब उसने कंप्लेंट की वस्तु बेचने वाले को, तो विक्रेता ने उसकी कंप्लेंट को डिनाई कर दिया, है ना, उसको माना नहीं, उसको
रिड्रेस नहीं किया, तो ऐसे में दोनों के बीच डिस्प्यूट पैदा होता है। और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तीन प्रकार की फोरम, तीन प्रकार के मंच बनाए गए हैं। सबसे पहले सबसे नीचे स्तर पर है डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। दूसरा है स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पे। और तीसरा है नेशनल कमीशन, ये राष्ट्र स्तर पर है। तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये एक्ट प्रोविजन करता है कि विद इन 2 ईयर्स आपने जो वस्तु या सेवा खरीदी है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेंट फाइल करने के लिए दो प्रकार के इसमें क्षेत्राधिकार बताए हैं, या तो टेरिटोरियल यानी क्षेत्र के आधार पे, और दूसरा है फाइनेंशियल यानी कितने पैसे का नुकसान हुआ, इस आधार पे आपको कंप्लेंट करनी है। तो कंप्लेंट कहाँ करनी है? फाइनेंशियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि आपको कितनी वैल्यू की, कितने मूल्य की वस्तु या सेवा का कंपनसेशन चाहिए, है ना, कितने पैसे की धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। तो इसके लिए 1986 के एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम पे 20 लाख तक के मामले में आप अपील कर सकते थे। स्टेट कमीशन में ये राशि 20 लाख से 1 करोड़, और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ज़्यादा के मामलों की सुनवाई होती थी। अभी यहाँ आपको ध्यान देना है कि 2019 में जो उपभोक्ता कानून आया है उसके तहत ये राशि बदल दी गई है। अभी डिस्ट्रिक्ट फोरम पर इसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम के जितने भी मामले हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। 1 करोड़ से 3 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन में जाएंगे, और 3 करोड़ से ऊपर के जितने भी मामले हैं वो सारे मामले आपके नेशनल कमीशन में जाएंगे। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जहाँ पे जो अपोजिट पार्टीज रहती हैं, यानी या तो कंज्यूमर रहता हो या आपका विक्रेता रहता हो या उनका बिजनेस हो, है ना, तो उस जगह पे जो है वहाँ पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो कंप्लेंट जो है, अगर सपोज करिए कंप्लेंट फाइल हुई और कंप्लेंट फाइल होने के बाद कोई एक पार्टी नहीं आती, सपोज करिए कि कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की वो खुद ही सुनवाई में नहीं गया, तो क्या होगा? तो उसका द्वारा की गई कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद ही कंप्लेंट की और खुद ही प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसकी कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी, तो केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेजेंट हुआ तो, और तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाने के बाद उससे जो डिसीजन आता, अगर संतुष्ट है तो ठीक है, संतुष्ट नहीं है तो ये स्टेट कमीशन में अपील करेगा। अगर स्टेट कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो ये नेशनल कमीशन में जा सकता है। इसी प्रकार से अपोजिट पार्टी यानी जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो या तो उसकी अनुपस्थिति में ही डिसीजन दे दिया जाएगा, या तो उसकी अनुपस्थिति में डिसीजन दे दिया जाएगा, और अगर वो उपस्थित होता है और वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सहमत नहीं है तो वो स्टेट कमीशन चला जाएगा, अपील करेगा। अगर उसके फैसले से भी सहमत नहीं है तो उसको भी नेशनल कमीशन तक अपील करने का अधिकार है। आइए अब देखते हैं कि जो डिस्पोजल होता है डिस्प्यूट्स का, यानी इनके बीच में जो विवाद हैं उन विवादों के समाधान में किस प्रकार के डिसीजन दिए जा सकते हैं। बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपोजिट पार्टी को उस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कह सकता है, उस वस्तु या सेवा को बदलने के लिए कह सकता है, या बदले में उसके पैसे वापस करने के लिए कह सकता है, या कंपनसेशन देने के लिए कह सकता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम जिस दिन फैसला देती है उस दिन से 30 दिन के भीतर भीतर ही हायर लेवल पे, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अपील की जा सकती है। हाँ, यहाँ आपको ध्यान देना है कि चाहे किसी भी लेवल तक अपील हो, पूरा मामला 90 दिन के अंदर अंदर सुलझाया जाएगा, यानी 90 दिन से ज़्यादा मामले को खींचा नहीं जाएगा। अगर 30 दिन से ज़्यादा डिले होता है अपील करने में तो हर एक दिन के लिए क्यों डिले हुआ, हर एक दिन की एक्सप्लेनेशन जमा करानी पड़ेगी। अब चलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के पास, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में बना था। समय के साथ हमारे जो सिस्टम है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, उसमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया था, या मार्केट प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं कि कंज्यूमर को अब पुराने कानून के तहत सुरक्षित करना
लगभग मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में कंज्यूमर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नई मार्केट प्रैक्टिसेस को इसके एम्बिट में लाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन को भी रिवाइज किया गया है। कंज्यूमर की डेफिनेशन को रिवाइज कैसे किया गया? जैसे हमने पहले देखा था कि कंज्यूमर का मतलब बताया गया था हर एक वो व्यक्ति जो मूल्य देकर कोई वस्तु खरीदता है या किसी प्रकार की सेवा प्राप्त करता है, लेकिन उसमें कहीं भी ऑनलाइन कंज्यूमर शामिल नहीं थे। अभी 2019 के एक्ट में इसमें ऑनलाइन कंज्यूमर्स को भी शामिल कर दिया गया है। दूसरा, इसमें गुड्स की डेफिनेशन, यानी किन वस्तुओं और सेवाओं में किन को गिना जाएगा, उन वस्तुओं में फूड आइटम्स को भी शामिल किया गया है। 1986 के एक्ट में फूड आइटम्स जो हैं इसमें शामिल नहीं होते थे, यानी अगर आपके खाने की चीज़ों में किसी प्रकार का डिफेक्ट निकलता था तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। 2019 के एक्ट के बाद आप फूड के केसेस में भी जा सकते हैं। तीसरा, इसमें हार्म की डेफिनेशन चेंज की गई। हार्म मतलब नुकसान, कि आपको उस वस्तु या सेवा से जो नुकसान होता है। तो 1986 के एक्ट के तहत क्या होता था कि जो सेवा में डिफेक्ट है ना, या वस्तु में डिफेक्ट है, केवल उसे करेक्ट किया जाता था, केवल उसका कंपनसेशन दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि आपके घर में एक गैस सिलेंडर आया, वो डिफेक्टिव है ना, तो उस गैस सिलेंडर की जो पेमेंट है या उसका जो डिफेक्ट है या जो भी चीज़ें हैं, तो आपको केवल उसका कंपनसेशन मिलता था। लेकिन 2019 में इस नुकसान को जो है, उस डिफेक्ट की वजह से जो अदर नुकसान हुए हैं उसको भी इसमें कवर किया गया। फॉर एग्जांपल, आप, जैसा मैंने आपको सिलेंडर का उदाहरण दिया, आपके घर में सिलेंडर है और किसी वजह से वो सिलेंडर फट गया, तो उस सिलेंडर के फटने की वजह से हो सकता है कि आपके घर की इमारत गिर जाए। तो उस इमारत गिरने की वजह से आपके घर का नुकसान हो सकता है, आपके पड़ोसियों का भी नुकसान हो, तो उस जान माल के नुकसान की भरपाई भी इसमें शामिल कर दी गई है। यानी इसमें नुकसान की जो परिभाषा है उसको ज़्यादा व्यापक बना दिया गया है। इसके अलावा इसमें कंप्लेंट फाइल करने के प्रोसेस को भी चेंज किया गया है। जैसे मैंने आपको 1986 के एक्ट के तहत बताया था कि इसमें जो उपभोक्ता या विक्रेता है वो जहाँ पे काम करता है या जितने का नुकसान हुआ है ना, जहाँ पे उनका बिजनेस है, केवल उस एरिया के जो कंज्यूमर फोरम्स हैं वहाँ पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। लेकिन 2019 में ऐसा प्रोविज़न लाया गया है कि अब क्योंकि जो उपभोक्ता है वो किसी एक जगह बैठ करके दुनिया के किसी दूसरे कोने से चीज़ें परचेज करता है ना, कोई व्यक्ति हरियाणा में बैठ के हो सकता है केरल से चीज़ खरीद रहा हो, तो अब उसके लिए केरल में कंप्लेंट फाइल करना या हरियाणा में कंप्लेंट फाइल करना ना तो कंज्यूमर के लिए फिजिबल है और ना ही विक्रेता के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करने का जो मेथड है वो चेंज करके ऑनलाइन कर दिया गया है। अब किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बैठ करके उपभोक्ता अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और इस एक्ट के तहत कंज्यूमर को और 5 नए अधिकार दिए गए हैं। ये 5 नए अधिकार क्या हैं? राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर, यानी जो कंज्यूमर है अब उसके पास जो टेरिटोरियल लिमिट थी, जो एक निश्चित भू क्षेत्र के एरिया में जा करके उसको कंप्लेंट फाइल करानी पड़ती थी, वो लिमिट हटा दी गई है। अब एक जो कंज्यूमर है वो कहीं से भी, कंट्री में कहीं से भी अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल करा सकता है। दूसरा, राइट टू सीक कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ना केवल प्रोडक्ट का, बल्कि उस प्रोडक्ट की वजह से भी जो भी नुकसान होता है उसको भी कंपनसेशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज अ क्लास, यानी कंज्यूमर की एक वर्ग के तौर पर सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ कंज्यूमर एज अ क्लास का क्या मतलब है? यानी पहले क्या होता था, जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदता था वो अकेला ही उपभोक्ता समझा जाता था और वो अकेला ही पूरा केस लड़ता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी सपोज करिए कि हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से किसी ने कोई चीज़ मंगाई और उसमें डिफेक्ट है। फ्लिपकार्ट से पूरे देश में मान लीजिए 50 लोगों ने चीज़ मंगाई और 50 लोगों की सेम डिफेक्ट है, और वो अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इन 50 लोगों की जो कंप्लेन है वो एज अ ग्रुप सुनी जाएगी।
तो इस यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको एज अ क्लास, एज अ वर्ग सुनने का अधिकार मिला है। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब व्यक्ति अकेला केस लड़ता था तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने टिक नहीं पाता था, क्योंकि कंपनियों के पास अच्छे लॉयर्स होते थे, कंपनियों के पास अच्छे पैसे होते हैं, जबकि एक इंडिविजुअल इतना खर्चा नहीं उठा सकता, और ना ही एक इंडिविजुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम तक देख सकता है ना, उनको परस्यू कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि एज अ क्लास इनको मान्यता दे दी गई है, तो हो सकता है कि एक दो कंज्यूमर उस चीज़ को ऊपर एक्शन ना लें, लेकिन जो ज़्यादातर है अगर वो मिले तो वो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके भी अपने कानूनी कार्रवाई का खर्च उठा सकते हैं, या जो भी कार्रवाई करनी है उसको परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा इनको एक और अधिकार मिला है, वो मिला है राइट टू सीक अ हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऐसा इसलिए किया गया कि कई बार जो कंज्यूमर है, सपोज करिए वो कहीं पे काम करता है, तो इससे उसका रोजगार इफेक्ट होता था, उसको सुनवाई के लिए पर्टिकुलर जगह जाना पड़ता था, छुट्टी लेनी पड़ती थी, उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये प्रोविजन किया गया है कि अब जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर अपनी केस की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा उसको राइट टू नॉलेज ऑफ कंप्लेंट रिजेक्टेड भी दिया गया है, यानी अगर किसी वजह से कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है तो उसको कारण बताया जाएगा कि वो रिजेक्ट क्यों हुई। इससे पहले 1986 के एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2019 में जो 5 नए राइट्स जोड़े गए हैं, उसने उपभोक्ताओं के संरक्षण में नई नई चीज़ों को ऐड किया है, उसको और ज़्यादा सुरक्षित बनाया है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैसा कि हमने देखा कि इसमें फूड आइटम्स को तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन हेल्थ केयर जो पहले कवर होता था, उस हेल्थ केयर को लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया है ना। तो हेल्थ केयर को बाहर निकालना एक तरीके से सही नहीं लगता है। इसके अलावा आप देखोगे कि ये ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे जो क्षेत्राधिकार है वो कैसा है? ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब समझ नहीं आता कि कौन से जो कंज्यूमर है वो किस कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना केस फाइल करें, अपनी शिकायत दर्ज करें। क्योंकि अब ऑनलाइन उपभोक्ता, उसने चीज़ कहीं से खरीदी है, उसने पास कहीं से वो, मतलब अब उसने चीज़ ऑर्डर कहीं से की होगी, खरीदी कहीं और से है, और वो रहने वाला कहीं और का होगा, तो वो फाइल करेगा तो कौन सी जगह में करेगा, इस चीज़ को लेकर के क्षेत्राधिकारों में टकराव रहता है, एक ओवरलैपिंग रहती है। इसके अलावा आप देखोगे जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं ये बना तो दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर कंज्यूमर कोर्ट्स में जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो रिक्त रहते हैं। और क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में काम करने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे में जो कंज्यूमर कोर्ट हैं वो उतने प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते जितने प्रभावी तरीके से इनको काम करना चाहिए। फाइनली हम कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो उन हेजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज से उपभोक्ताओं की रक्षा करता है, उनको किसी वस्तु या सेवा की क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड, उसके मूल्य के बारे में अवगत कराता है, और ये सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकें और उचित दाम पर मिल सकें। फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, स्पेशली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें समय के अनुसार बिल्कुल सही बदलाव किए गए हैं। अगर इसमें हेल्थ केयर को भी शामिल कर दिया जाए और कंज्यूमर जो कोर्ट्स हैं उनमें जो पोस्ट हैं उनको समय रहते भर दिया जाए, तो ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी प्रभावी नज़र आता है। तो आइए देखते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने इसमें देखा कि जो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। फिर हमने देखा कि किस चीज़ से प्रोटेक्शन की बात करता है। फिर हमने 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नागरिकों को या उपभोक्ताओं को कौन से अधिकार दिए गए इसके बारे में जाना। फिर हमने देखा कि ये डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज़्म अपनाता है ना। इसके बाद फिर हमने इसका क्षेत्राधिकार देखा। उसके बाद हमने देखा कि डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट किस प्रकार से किया जाता है। फिर हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में लाया गया, इसमें
किस प्रकार से कंज्यूमर की डेफिनेशन बदली गई, फूड आइटम्स को शामिल किया गया, नुकसान की नई परिभाषा दी गई और कंप्लेंट फाइल करने के तरीके में जो बदलाव किए गए, यानी टोटल मिलाकर जो 5 नए राइट्स दिए गए हैं उनको देखा। फाइनली हमने देखा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और उसके बाद हमने इसको कंक्लूड किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नमस्कार। इस लेक्चर के ज़्यादा अच्छे से जानकारी के लिए या आपने इस लेक्चर के द्वारा कितना सीखा है ना, उसको जानने के लिए आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं। इन 3 प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप इनके सही जवाब ढूंढ लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ठीक से जान समझ लिया। नमस्कार।